नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे सुदर्शन वर्सेस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया है। वह सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को सीधी चुनौती देंगे। इस घोषणा के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव अब बेहद रोचक मुकाबले में तब्दील होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने 9 सितंबर को होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त यानी कि बुधवार तक है। एनडीए ने अपना उम्मीदवार 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था। वहीं आज विपक्षी दलों की बैठक के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह संविधान, न्यायपालिका और पारदर्शिता के पक्षधर चेहरे को आगे रख रहा है। विपक्ष का मानना है कि रेड्डी की साफ सुथरी छवि और न्यायिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब रेड्डी का मुकाबला बीजेपी नेता और तमिलनाडु के वरिष्ठ राजनेता सीपी राधाकृष्णन से होगा। राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति और संगठन में लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन की एंट्री। जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन को उम्मीदवार बनाया गया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से उनका सीधा मुकाबला होगा। 9 सितंबर को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। किसान परिवार से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया है सुदर्शन रेड्डी ने। पारदर्शिता, न्यायिक अनुभव को इंडी गठबंधन ने बताया ताकत। तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार नामित किए गए हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से उनका सीधा मुकाबला होगा। 9 सितंबर को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त को है। किसान परिवार से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर बी सुदर्शन रेड्डी ने किया है। पारदर्शिता, न्यायिक अनुभव को एनडीए गठबंधन ने बताया ताकत। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन की एंट्री हुई है। जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार बनाए गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से उनका सीधा मुकाबला होगा। 9 सितंबर को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और 2 दिग्गजों के बीच ये मुकाबला अब काफी रोचक माना जा रहा है। किसान परिवार से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर बी सुदर्शन रेड्डी ने किया है। वो पारदर्शिता, न्यायिक अनुभव को इंडी गठबंधन ने वहीं ताकत बताया है। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बी सुदर्शन रेड्डी को इंडी गठबंधन यानी कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उनके नाम का चयन किया है। अब ये जो लड़ाई है उपराष्ट्रपति पद की काफी रोचक होने जा रही है, काफी रोचक मानी जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट इस पर देंगे? देखिए मनोज, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। 9 सितंबर को चुनाव की तारीख है और 21 अगस्त को नामांकन करने की आखिरी तिथि रखी गई है। फिलहाल एनडीए गठबंधन की तरफ से और इंडिया गठबंधन दोनों की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के तरफ से राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा गया। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के तरफ से बी सुधाकर रेड्डी पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैदान में उतारा है। तो इस बार कहा जा सकता है एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से कड़ी टक्कर देने के लिए दोनों तरफ के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसके लिए दोनों पार्टियों की तरफ से बाकायदा मीटिंग की गई, तैयारी की गई। इस बार का जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा उसे कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत देखने को मिल सकता है।
क्योंकि भाजपा के अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से दक्षिण भारत का ही कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद के लिए उतारा गया, तो कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन ने भी फिलहाल उतारा। अब ये देखना होगा कि जो सांसदों की संख्या है लिहाज से आंकड़ा बेहद जादुई रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के अगर देखा जाए तो 312 सांसद के आसपास कांग्रेस, 320 सांसद के आसपास कांग्रेस है, और बीजेपी के पास करीब करीब 400 के ऊपर बढ़ रहे हैं, और 48 सांसद ऐसे हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल है। बिल्कुल, ये मुकाबला जो है वो काफी रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। नामांकन की आखिरी तिथि जो है 21 अगस्त है। अब ये मुकाबला काफी रोचक होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अब अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। वोट वेरिफिकेशन पर संग्राम, हम ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब ब्रेक के बाद हम अब बात करेंगे वोटर वेरिफिकेशन पर संग्राम की। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों पर मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ है। राज्यसभा की कार्रवाई बमुश्किल 5 मिनट ही चली। उधर लोकसभा में भी ऐसे ही हालात नजर आए। यहां भी कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी की। सदन में नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन हंगामा नहीं रुका। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 20 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। तो राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा लगातार जारी है। किसानों के लिए यूरिया रिलीज की भी मांग इस दौरान संसद भवन परिसर के बाहर की गई। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, संसद के दोनों सदनों में लगातार जो वोटर वेरिफिकेशन का जो मामला है वो लगातार गर्म होता नजर आ रहा है। इसको लेकर हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जो है हो नहीं पा रही है। जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? संसद के दोनों सदनों में जब कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू हुई, तो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अपने एकजुटता दिखाई हुई। एक बार फिर बिहार की मतदाता को लेकर का विशेष अभियान चलाया गया, और उसमें जो 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए, उसको लेकर लगातार विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहा है। चाहे वो राज्यसभा के अंदर विपक्षी सांसदों का पुरजोर तरीके से विरोध करना और चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाना कि उनके द्वारा साजिश रची गई, और वहां से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तो आगामी कुछ ही दिनों में बिहार का विधानसभा होना है, और उससे पहले वहां की जो वोटर लिस्ट तैयार की गई थी, उस वोटर से 65 लाख मतदाताओं के नाम को हटाने को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा से लगातार बिहार के लोगों को जिस तरह से मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है, चुनाव आयोग की कमियां और सरकार की साजिश को बताया जा रहा है, उसी को लेकर संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में लगातार विपक्ष के सांसद कांग्रेस की अगुवाई में लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे शिवसेना हो, और तमाम विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो सभी एक साथ एकजुट होकर
केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को लगातार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का जो विशेष अभियान चलाया, उसमें खासकर वोट जोड़ने का और उन मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाना था जो अब नहीं है, लेकिन भारी संख्या में वोटों मतदाता लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए जबकि जोड़े गए। इसको लेकर विपक्ष शोर शराबे के साथ हंगामा करता है, कई बार बेल में आके हंगामा करता है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो यहाँ तक की भी पार्लियामेंट से लेकर सड़क से संसद तक लगातार वोट चोर सरकार के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये देखना होगा किस तरह से विपक्ष के प्रदर्शन और प्रदेश के विरोध के बाद क्या केंद्र सरकार दबाव में आती है, चुनाव आयोग दबाव में आता है और कुछ फैसला लेता है, या फिर जो लिस्ट बना के तैयार चुनाव आयोग के जरिए कही गए उसी के आधार पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा हुआ, लोकसभा में भी अब हंगामा लगातार जारी रहा। किसानों को यूरिया को लेकर भी हंगामा किया गया। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शुभांशु की पीएम से खास मुलाकात की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शुभांशु की पीएम से मुलाकात। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जुलाई में पृथ्वी पर लौटे शुभांशु ने पीएम आवास पर अपने अंतरिक्ष अनुभव साझा किए। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए शुभांशु ने बताया कि स्पेस स्टेशन पर खाना एक बड़ी चुनौती होती है, जहां सीमित जगह में अधिक पोषण पैक करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को गगनयान मिशन के लिए बहुमूल्य बताया और कहा कि भारत को 40 से 50 अंतरिक्ष यात्रियों के समूह की आवश्यकता है। शुभांशु ने भी गगनयान मिशन में वैश्विक रुचि की बात कही। मुलाकात का वीडियो पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें मूंग और मेथी पर हुए प्रयोगों की चर्चा भी शामिल थी। शुभांशु ने बताया कि उनके साथी अंतरिक्ष यात्री उनसे हस्ताक्षर करवाकर ले गए हैं ताकि जब भारत का गगनयान मिशन शुरू हो वे उसमें शामिल हो सकें। ये मुलाकात भारत के अंतरिक्ष भविष्य की नई उड़ान का संकेत देती है। मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव कर। सर, जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज्ड हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं। तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण। और अब हम बात करेंगे खाद की किल्लत, किसान परेशान। बाराबंकी जनपद में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी और सदस्य शहर के पलहरी चौराहे से पटेल तिराहे तक पैदल मार्च करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पटेल तिराहे पर एकत्र होकर प्रशासन को 35 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिचौलियों पर कार्रवाई और किसानों की मूलभूत सुविधाओं के समाधान की मांग की गई है। कमलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि कई किसान संगठनों के नाम पर दलाली हो रही है और वास्तविक समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द नहीं माना गया तो संगठन बृहद आंदोलन के लिए तैयार है। इससे पहले भी बाराबंकी में खाद की कमी को लेकर किसानों में रोष देखा गया, लेकिन इस बार प्रदर्शन ने प्रशासन को सीधे चुनौती दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। आज 19 अगस्त 2025 को भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन कर रहा हूं।
ये जो रैली करनी पड़ रही है उसके पीछे कारण है कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। करके माला पहनने से पूरा जिला नहीं चल जाएगा। कुछ अगल बगल के जो किसान नेता हैं वो यहाँ दलाली करते हैं, अधिकारियों को गुमराह करते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं। अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। जनपद में जो समस्या है उन समस्याओं को नहीं देखते हैं। हमारे संगठन का नियम है, जो खेत की समस्या है, जो गांव की समस्या है, किसान की समस्या है, वो अधिकारी तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे और जो शासन की नीतियां हैं। और अब हम बात करेंगे भ्रूण हत्या का गोरख धंधा पर्दाफाश। खबर अमरोहा से है, जहां हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के करण खाल में अवैध रूप से संचालित भ्रूण लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान एक डॉक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने घर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे थे। छापेमारी टीम ने मौके से भ्रूण लिंग जांच में इस्तेमाल हो रही 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें भी बरामद की हैं। जांच में सामने आया कि यह गिरोह हरियाणा और पंजाब से गर्भवती महिलाओं को लाकर अवैध लिंग जांच कराता था। हरियाणा पुलिस ने महिला और एक दलाल का पीछा कर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। पश्चिमी यूपी के अन्य निकटवर्ती जिलों में प्रतिबंध के बावजूद गैरकानूनी ढंग से लिंग परीक्षण का तमाम लोग जो है मोटी कमाई कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि स्थानीय अमला अवैध कारोबार को लेकर अपनी आंखें बंद किए हैं, जबकि लोग आरोप लगाते रहते हैं कि कमाई की वजह से जिम्मेदार जानकर अनजान बने रहते हैं। और अब हम बात करेंगे डीएनए जांच करेगी पहचान। खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली और हर्सिल क्षेत्र में दैवीय आपदा के करीब 2 सप्ताह बीत चुके हैं। इस बीच तमाम कोशिशों के बाद भी मौके पर काम कर रही टीमों ने एक शव को जहां आपदा के अगले दिन ही मलबे से बरामद कर लिया था, वहीं दूसरा शव सोमवार को झाला क्षेत्र में भागीरथी नदी से छत बिछत हालत में बरामद किया है। सोमवार को बरामद हुए शव की शिनाख्त करना संभव नहीं हो सका। हालांकि शव पर मौजूद कपड़ों से अंदेशा जताया जा रहा है कि वह सेना के लापता जवानों में से किसी एक का शव हो सकता है। अब शव की शिनाख्त कराने को लेकर डीएनए जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि आपदा में सेना के 9 जवानों समेत कुल 68 लोग लापता हो गए थे। अब खीरगंगा और तेलघाट से आए 15 से 20 फीट ऊंचे मलबे के नीचे दबे शवों के मिलने की संभावना बेहद कम मानी जा रही, जिसके बावजूद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना द्वारा सर्च अभियान जारी है। आपदा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलवीर राणा ने बताया कि अब जो भी शव मिलेंगे उनकी पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। केदारनाथ आपदा के बाद इसी प्रक्रिया को अपनाया गया था। बताया गया है कि 15 दिन बाद थाने की रिपोर्ट के आधार पर लापता व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।